Hello students. Today we will discuss our third chapter which is metals and non-metals. पुराने स्टूडेंट्स के लिए हम ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं और नोट्स भी प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो आपके थर्ड चैप्टर के नोट्स वीडियो देख लेंगे आराम से और क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ लेंगे। इस चैप्टर में सीबीएसई ने physical properties and physical properties of metals as well as physical properties of non-metals डिलीट कर दिए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने मेटलर्जिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं अर्थ में से, और जब हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसको रिफाइन कैसे करते हैं वो प्रोसेस, और कोरोजन क्या होता है, डिफरेंट मेटल्स कैसे कोरोजन शो करती हैं, ये सब सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है सिलेबस में से। गॉट इट। हालांकि मैंने जब प्रीवियस वीडियो बनाई थी तो उन वीडियोस में मैंने ये समझाया हुआ है और तुम्हें नोट्स भी दे रखे हैं, फिर भी तुम लोगों को थोड़ी बहुत इस चीज़ों में नॉलेज होनी चाहिए और आगे के लिए इनकेस अगर स्कूल खुल जाते हैं तो अगर ये चैप्टर फिर से इंक्लूड कर लेते हैं तो ठीक है। वैसे सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं, तो इस चैप्टर में केवल तुम्हें क्या पढ़ना है, एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसके अलावा उनकी डिफरेंट रिएक्शंस, बस। क्योंकि इस चैप्टर में मेटलर्जिकल प्रोसेस ही था, कैसे मेटलर्जी करते हैं, कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब उन्होंने रिमूव कर दिया है, तो ये तुम्हें पढ़ना नहीं है। कोरोजन भी था इस चैप्टर के लास्ट में, कोरोजन भी रिमूव हो गया है, तो कोरोजन भी नहीं पढ़ना है। गॉट इट। तो आज की वीडियो में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे सारी चीजें जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। तो इस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इट इज थर्ड चैप्टर ऑफ इन केमिस्ट्री। ठीक है। इस चैप्टर में ये डिस्कस किया गया है मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, और मेटल्स कैसे दूसरों के साथ जुड़ती हैं। ओके। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मेटल्स की, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्शन करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेटल से। मेटल है क्या? डियर स्टूडेंट्स, मेटल एक एलिमेंट है। Metal is an element which loses electrons and forms positive ion, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है। तो मेटल्स ऑलवेज लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन पॉजिटिव चार्ज, so they are electropositive in nature. ठीक है। This is very important point for metals. Metals जो होती हैं वो हमेशा मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेटल होने के लिए खास बात ये है, करेक्टरिस्टिक्स ये है मेटल के बेसिक करेक्टरिस्टिक कि उसके लास्ट शेल में एटलीस्ट मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट लूज करेगी। ठीक है। तो और उनकी वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होगी। वैलेंसी मीन्स उन पे चार्ज हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है। मेटल की डेफिनेशन क्लियर है। नॉन मेटल की डेफिनेशन इससे अपोजिट होती है। नॉन मेटल भी एक एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल, और जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो नॉन मेटल्स ऑलवेज gains electrons and always acquire
negative charge. Got it? So they are called electronegative in nature. ठीक है, ओके। अब हम अपने मेन और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या थी। जो मेटल्स होती हैं जनरली सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, और वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती हैं तो मेटल्स हार्ड होती हैं। गॉट इट? और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में प्रेजेंट हो सकती हैं। और नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, मेटल्स जो होती हैं उनकी आउटर सरफेस शाइनिंग होती है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्ट्रस। और इसी प्रॉपर्टी होने की वजह से जो मेटल्स के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि मेटल्स शाइन करती हैं, मेटल्स आर लस्ट्रस, देयरफॉर सेवरल ज्वेलरीज, सेवरल ऑर्नामेंट्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स। वेयरएज नॉन मेटल्स जो होती हैं वो नॉन लस्ट्रस होती हैं। ठीक है, दूसरा जो मेटल्स होती हैं उनको हम हैमर्ड कर सकते हैं, उनको पीट के थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हैमर करके हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देने को कहते हैं मैलिएबिलिटी, और थिन वायर्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। तो जो मेटल्स होती हैं वो आपकी मैलिएबल होती हैं, मेटल्स आपकी डक्टाइल होती हैं। यही रीज़न है कि मेटल्स के वायर्स बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर्पस की वजह से। क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं, इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दे आर कैटायंस, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका जस्ट अपोजिट जो है वो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके। और इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, तो जो मरकरी होती है, गैलियम होती है, सीजियम होती है, वो आपके बहुत सॉफ्ट होती हैं वो मेटल्स, और वो सीजियम और गैलियम तो पाम पे रखने पर ही मेल्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इतनी वो सॉफ्ट होती हैं और इतने उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, पिघल जाती हैं बहुत जल्दी। जनरली मेटल सॉलिड है इसलिए उनके हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो दीज वर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जनरली ये डिलीट कर दी गई है, लेकिन मैंने तुम्हें एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहले किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज? मेटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, मतलब मेटल दूसरों के साथ कैसे जुड़ती है, मेटल्स कैसे दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करती है, ये डिपेंड करता है उसकी एक्टिविटी पे, उसकी रिएक्टिविटी पे। ठीक है, कि कोई मेटल कितनी ज्यादा रिएक्टिव है, कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, वो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव कही जाती है। तो इसी बेसिस पर एक सीरीज तैयार की गई है, उस सीरीज को हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज में मेटल्स को इनकी एक्टिविटी के आधार पे अरेंज किया गया है। ठीक है, गॉट इट? एक्टिविटी के आधार पे इसमें अरेंज किया गया है। तो सबसे रिएक्टिव मेटल को सबसे ऊपर रखा गया है और इनकी रिएक्टिविटी घटती चली जाती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इज अ सीरीज हैविंग डिक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो रिएक्टिविटी सीरीज वो सीरीज है जिसमें मेटल्स की एक्टिविटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में सारी मेटल्स हैं, केवल कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को क्यों जगह दी गई है, जबकि वो उस सीरीज में तो सारी मेटल्स हैं। तो इसका आंसर ये है
कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में सारी मेटल्स हैं और ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं, लेकिन हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है और पॉजिटिव आयन बनाती है। इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी कुछ मेटल से ऊपर है, इसलिए इसको जगह दी गई है रिएक्टिविटी सीरीज में। क्यों दी गई है हाइड्रोजन को जगह? बिकॉज हाइड्रोजन ऑल्सो प्रोड्यूस पॉजिटिव आयन and its reactivity is greater than some metals, so it is placed in reactivity series। तो हम reactivity सीरीज के बेसिस पे मेटल्स की रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। जो मेटल सबसे ऊपर प्रेजेंट है वो तुरंत रिएक्शन कर लेती है, और जैसे जैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाती है वो धीरे धीरे रिएक्शन करती है। तो इसी वजह से अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो हम आराम से उनकी एक्टिविटी बता सकते हैं कि कौन सी मेटल जल्दी रिएक्शन करेगी और कौन सी मेटल धीरे रिएक्शन करेगी। गॉट इट? तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहली मेटल है पोटेशियम, और उससे भी ऊपर होती है लिथियम। ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, और इस वजह से इन रिएक्टिव मेटल्स को किसी ना किसी में स्टोर करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर अपन ओपन छोड़ देते हैं इन मेटल्स को तो ये तुरंत रिएक्शन करके एक्सप्लोजन क्रिएट कर देती हैं। तो याद रखना हमेशा कि जो सोडियम और जो पोटेशियम है इनको हमेशा केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, और जो लिथियम होती है मेटल, इसको वैक्स में, पैराफिन वैक्स में स्टोर किया जाता है। तो जो लिथियम होती है उसको पैराफिन वैक्स में स्टोर किया जाता है, वेयर एज सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डिप किया जाता है। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। फिर आता है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब देखें, मैंने एक सॉन्ग भी लिखा रखा है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट। यहाँ पर सी आएगा, क्यूट, जेब्रा, आई लाइक हर, आई लाइक हर, लाइक लेड हो गया। इसमें और भी मेटल्स जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये जो मैंने सारी मेटल्स लिखी हुई हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज में, लेकिन हम जनरली मेन मेटल्स को याद करते हैं। तो आई लाइक हर कॉलिंग मी अ क्यूट, आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गाय, गोल्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें रिएक्टिविटी सीरीज है हमारी, और इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम आराम से पता लगा सकते हैं कि इस मेटल की पोजीशन कहाँ है और कैसी रिएक्शन शो करेगी। ठीक है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले कोई भी जो चीज होती है ना, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल्स की। तो वो प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन या रिएक्शन विद एयर। तो देखो, जो ऊपर वाली मेटल है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये तुरंत रिएक्शन कर लेती है, मतलब सिंपल एयर के साथ। तो इनको हमें गर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सिंपल एयर के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, और क्या बनाती हैं? सोडियम प्लस ऑक्सीजन, मेटल का ऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, whenever a metal reacts with oxygen, high reactive metal, it forms its oxide. Got it? और वो सिंपल एयर के साथ रिएक्शन कर लेती है। जनरली सारी मेटल बनाती हैं ऑक्साइड, लेकिन डिपेंड करता है ठंडी एयर के साथ रिएक्शन कर रही है या हमें गर्म करना पड़ रहा है, हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो देखो, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी उसमें तो हमें कोई एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं, वो तो सिंपल एयर के साथ रिएक्शन कर लेगी। तो जनरली फर्स्ट अगर हम रिएक्शन देखें तो जनरली जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। सपोज सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो बना लेती है सोडियम ऑक्साइड। तो व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स इट्स करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड।
ठीक है। लेकिन कुछ मेटल्स होती हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम है वो थोड़ी सी डिक्रीजिंग एक्टिविटी में आ जाती है, इधर आ जाती है। तो जो मैग्नीशियम होती है वो आपकी सिंपल एयर के साथ रिएक्शन नहीं करती है। वो क्या करती है, हमें थोड़ा सा उसको हीट करना पड़ता है, तब जाके वो ऑक्सीजन के साथ तो नहीं जुड़ती है, लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं, जब हम उसको जलाते हैं, तो वो जलना बर्निंग स्टार्ट कर देती है एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या होता है, मैग्नीशियम का एक वायर होता है, तो वो सिंपल एयर के साथ तो ऐसे ही तो नहीं जलेगा, ठीक है। तो जब हम उसको गर्म करते हैं, जब हम उसको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करती है, पटाखे जैसी लाइट, फुलझड़ी जैसी लाइट प्रोड्यूस करती है, और क्या बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे हमें मेटल्स को गर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वो सिंपल एयर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना लेती हैं। ऐसे ही जैसे कॉपर है, तो कॉपर सिंपल एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन अगर हम बहुत दिनों तक एयर या हम उसे गर्म करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वो ब्राउन कलर का होता है कॉपर, और जब बहुत ज़्यादा हम हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको गर्म करते हैं, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। याद रखना, कॉपर तो होता है ब्राउन कलर का, लेकिन कॉपर ऑक्साइड कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो मैंने 3 रिएक्शंस बताई केमिकल प्रॉपर्टीज में। एक तो मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड। सोडियम है, जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो सोडियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम है वो बर्न कर हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके वो जलता है। कॉपर भी प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करनी पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा हीटअप करना पड़ता है, तब वो ब्लैक कलर के अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जनरली जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक। कैसे, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, मेटल प्लस ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। सपोज यहाँ पर हम लेते हैं मैग्नीशियम और यहाँ पर हम लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम पानी के साथ कराते हैं, तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस मीन्स मेटल, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड, और जब हम इसको पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो पीछे OH लग रहा है। दिस मीन्स दिस इज बेस, ठीक है। इसमें जब हमने रेड लिटमस पेपर डाला तो किस कलर का चेंज हो गया, ब्लू कलर का, ठीक है। तो जनरली मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक। जनरली बेस पता है किसे कहते हैं, बेस क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, दे आर कॉल्ड बेस। और इसको प्रूव कैसे किया हमने, इसमें लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर डिप किया, तो हमने देखा रेड लिटमस पेपर का कलर क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। दिस मीन्स मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सभी मेटल के ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। लेकिन क्या होता है, कुछ मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं, ठीक है। तो वो मेटल के ऑक्साइड्स जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी भी और बेसिक प्रॉपर्टी भी, वो मेटल के ऑक्साइड कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एम्फ मतलब डुअल। तो मेटल के वो ऑक्साइड्स जो दोनों बिहेवियर शो करें, और या फिर ये कहें हम कि मेटल के वो ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करें और बेस के साथ भी रिएक्शन करें और सॉल्ट बनाएं। क्योंकि हम जानते हैं, देखो, एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। ठीक है, तो अगर हम मेटल के ऑक्साइड को बेसिक मान रहे हैं तो जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट बनाता है। दिस मीन्स मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। और जब वो मेटल का ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो भी सॉल्ट बना रहा है। दिस मीन्स हेयर इट इज एक्टिंग एज एसिड। तो दोनों बिहेव कर रहा है। तो मेटल के वो ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएं, वो मेटल के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। एक बार फिर से बताती हूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मेटल के वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में फॉर एग्जाम्पल कौन से मेटल के ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक कहलाते हैं? वो ऑक्साइड्स हैं आपके जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड एटसेट्रा। ठीक है, तो हम लेंगे दो का एग्जाम्पल इनका। तो मेटल के वो ऑक्साइड्स जो दोनों बिहेवियर शो करें वो क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। गॉट इट? और उसके एग्जाम्पल क्या है? जिंक ऑक्साइड, जिंक एक मेटल का ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक बार देखते हैं कि इनका एम्फोटेरिक बिहेवियर हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल लेते हैं जिंक का। सपोज जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड। ठीक है, तो अगर जिंक ऑक्साइड यहां पर, हम जानते हैं मेटल का ऑक्साइड है, ये बेसिक नेचर शो करेगा। सही है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। तो जब हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे हैं तो क्या बनना चाहिए? सॉल्ट बनना चाहिए। और वाकई सॉल्ट बनता है, ZnCl2 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, सॉरी वाटर बनता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड, इट फॉर्म्स सॉल्ट। तो दिस मीन्स जिंक ऑक्साइड हेयर बिहेविंग एज बेस, बिकॉज सॉल्ट कब बनता है? जब एक एसिड हो, जब एक बेस हो। अब जब जिंक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है तब भी पता है क्या बनता है? सॉल्ट। क्या फॉर्मूला होता है? Na2ZnO2 प्लस H2। ये भी एक सॉल्ट है। क्या फॉर्मूला है इसका? सोडियम जिंकेट। तो ये बेस है और ये जिंक ऑक्साइड है, तो यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है। इसका मतलब ये तो बेस है ही, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड कैसे रिएक्ट कर रहा है? एसिड की तरह। तो देखो, इन दोनों रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है और एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा है। दिस मीन्स इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर लेते हैं एग्जाम्पल में। Al2O3
रिएक्ट्स विद एसिड, क्या बनता है? AlCl3 प्लस H2O, दिस इज सॉल्ट, ना इसमें H है ना इसमें OH है, तो इसका मतलब ये तो एसिड है ही, तो यहाँ पर कैसे रिएक्ट कर रहा है? ये बेस की तरह, ठीक है। अब एसिड की जगह बेस ले लेते हैं, AlO3 प्लस बेस NaOH, तो क्या बनाता है? NaAlO2 प्लस वाटर, इसको बोलते हैं अपन सोडियम एल्यूमिनेट, ये भी एक सॉल्ट है। तो भाई ये तो बेस है ही, तो यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस तरह रिएक्ट कर रहा है? एसिड की तरह। तो देखो इन दोनों रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेसिक बिहेवियर भी शो किया और एसिडिक बिहेवियर भी शो किया। दिस मीन्स ये भी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड समझ में आ गए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और आ जाते हैं कब कई बोर्ड में भी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर सच ऑक्साइड्स which reacts with acid as well as base and form salts। या एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो करते हैं, ठीक है। दिस कंप्लीट्स फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी विच इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में भी इनकी जो रिएक्शन होगी वो रिएक्टिविटी के आधार पर ही होगी। जैसे सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, इट फॉर्म्स बेस एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब भी कोई मेटल पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? बेस। याद रखना, जब भी कोई मेटल पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? बेस। एक्चुअली क्या हुआ, इस रिएक्शन कैसे होगी? सबसे पहले Na2O बनेगा, फिर दोबारा पानी से रिएक्शन करेगा, फिर NaOH बन जाएगा। तो व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स बेस, ठीक है। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन कर लेंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है। अब जो थोड़ी सी कम रिएक्टिव मेटल्स होती है, मैग्नीशियम, वो क्या है? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। हीट के साथ रिएक्शन करती है, मैंने पहले बताया था, वो भी सिंपल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती है। तो देखो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करती है? हॉट वाटर के साथ एंड स्टीम के साथ। स्टीम भी तो पानी ही है और हॉट वाटर तो है ही। स्टीम में कुछ ज्यादा हीट है और हॉट वाटर में थोड़ी सी कम है, तो स्टीम भी तो पानी का ही एक टाइप है। अब क्या बनाते हैं देखो, जब भी कोई मेटल, हमेशा याद रखना, जब भी कोई मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है, जब भी कोई मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करे या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करे, हमेशा हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, बेस बनता है। जब भी कोई मेटल हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करे तो बेस बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करे, रिएक्शन में तो H2O ही लिखा जाएगा, लेकिन अपन ब्रैकेट में स्टीम लिख देंगे। जब भी कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करे तो वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती, वो इसका ऑक्साइड बनाती है। हमेशा याद रखना कि जब भी कोई मेटल हॉट वाटर चाहे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करे तो वो हाइड्रोक्साइड बनाती है, वो बेस बनाती है। लेकिन जब भी कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, स्टीम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा लेटेंट हीट होती है उसके अंदर, तो जब भी कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करती है तो वो उसका हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती, वो उसका ऑक्साइड बनाती है। गॉट इट? ठीक है, एक और रिएक्शन देखते हैं हम इसी में, आयरन की रिएक्शन, ठीक है।
आयरन। आयरन भी क्या होता है आपका, आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, आयरन जो होता है वो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करता और कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। जो आयरन होता है आपका वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, और आयरन की रिएक्शन पूछी जाती है। तो अपन लिखेंगे तो यही, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, स्टीम। तो स्टीम में क्या फॉर्मूला बनता है उसका, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो whenever iron reacts with steam it forms Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आयरन भी स्टीम के साथ जब रिएक्शन करता है तो आपका ओके ठीक है, तो जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो वो अपना ऑक्साइड बनाता है। और याद रखना कि इस ऑक्साइड का फॉर्मूला ये नहीं है Fe2O3 नहीं है, क्या फॉर्मूला है Fe3O4। तो पता है Fe3O4 कैसे बना है, FeO डॉट Fe2O3। तो देखो आयरन कितने हो गए 3, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, तो ये बनता है बेसिकली। और हम इसको क्या लिखते हैं, Fe3O4। गॉट इट। तो याद रखना ये फॉर्मूला Fe2O3 नहीं है, स्टीम के साथ जब आयरन रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, Fe3O4। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड्स। तो इसमें भी याद रखना हमेशा कि जो मेटल्स, एसिड में क्या होता है H, मेटल प्लस एसिड। ठीक है, तो क्या बनाती है मेटल और एसिड आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एसिड में क्या होता है H, तो क्या होता है कि जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं रिएक्शन में। जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो एसिड में से H को डिस्प्लेस कर सकती हैं बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। तो क्या होता है, एक रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस HCl। गॉट इट। तो क्या बनता है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ क्या होता है कि मेटल क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर है तो उस हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देती है। ठीक है, और रिप्लेस करने के बाद क्या बनाती है वो, सॉल्ट, और उसके साथ कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ठीक है, तो जब whenever a metal reacts with acid it releases hydrogen gas and salt is formed। अगर वो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, if the metal is more reactive than hydrogen then it displaces hydrogen from the acid। ओके, अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस केमिकल प्रॉपर्टी में कि हमने ये चीज तो देख ली कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वो सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम उस एसिड में नाइट्रिक एसिड लेते हैं अगर हम किसी भी मेटल की रिएक्शन, अगर वो हाइड्रोजन से ऊपर है, उसकी रिएक्शन अभी तक तो हम HCl के साथ करा रहे थे, एसिड है, लेकिन हम HCl के बदले अगर नाइट्रिक एसिड लेते हैं HNO3 और किसी मेटल की रिएक्शन कराते हैं, किसी ऊपर नहीं, सपोज Mg की, ठीक है, तो जब भी हम किसी भी मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड के साथ कराने की वजह से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। इफ वी रिएक्ट अलाउ टू रिएक्ट
नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल देन हाइड्रोजन गैस डजंट इवॉल्व, निकलती नहीं है हाइड्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करता है, जब किसी मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस, मेटल क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देती है। बनती तो है हाइड्रोजन गैस, लेकिन नाइट्रिक एसिड अपनी ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस को दे देता है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच गिव्स ऑक्सीजन टू अदर्स। तो इसमें हाइड्रोजन के बदले क्या बन जाता है, वाटर। तो रिएक्शन लिख देती हूं मैं एक बार कि whenever a metal reacts with nitric acid, it do not produce hydrogen gas, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, it produce water in place of hydrogen gas because it is good oxidizing agent, ठीक है। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शनल केसेस हैं कि जब मैग्नीशियम और मैंगनीज, जब मैग्नीशियम और मैंगनीज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। जनरली नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, उसके बदले वाटर प्रोड्यूस होता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज दो मेटल्स ऐसी हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, एज यूजुअल जो मेटल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी पे बेस्ड है। जैसे सपोज एक मेटल ली मैंने आयरन और उसकी रिएक्शन एक मेटल के सॉल्ट से कराई या सॉल्यूशन से कराई जिसमें ये मेटल है, ठीक है। क्या है, जब एक मेटल की रिएक्शन मैंने दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से कराई और अगर ये मेटल फर्स्ट मेटल सेकंड मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, क्या मतलब है इसका, ए बी, अगर ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रही है और जो बी है वो सॉल्यूशन है, इसका घोल के बनाया गया सॉल्यूशन, तो ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से, तो ए बी को डिस्प्लेस कर देगी उसके सॉल्यूशन में से। तो व्हेनेवर अ हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक्टिविटी भी है, इसमें क्या होता है कि जब हम एक बीकर सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का, मतलब कॉपर सल्फेट को पानी में हमने घोल दिया, ओके, और घोल दिए मेटल का सॉल्ट है और ये कलर का होता है ब्लू कलर का, और इसमें मैंने आयरन नेल डिप की, ठीक है। ये किसकी बनी हुई है, आयरन की। तो क्या होता है, धीरे धीरे ब्लू कलर किसमें चेंज होना शुरू हो जाता है, ग्रीन में। इसका मतलब ये है कि आयरन जो होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है, गॉट इट। तो आयरन ने कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, खुद जाके अटैच हो गया है, तो क्या बन रहा है, FeSO4। FeSO4 इज ग्रीन कलर, और कॉपर कहाँ हो जाता है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आयरन की कील के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग जम गई है, तो कॉपर यहाँ से निकलकर यहाँ जम गया। दिस मीन्स ये रिएक्शन कैसे हुई, Fe प्लस कॉपर सल्फेट फॉर्म्स FeSO4 plus copper. Got it? So this activity also confirms that high reactive metal displaces less reactive metal from its solution. This is called displacement reaction. ठीक है। अब next है आपका, next property है metal की reaction non metal के साथ। दिस मीन्स मेटल ले लेते हैं Na, नॉन मेटल ले लेते हैं क्लोरीन।
नॉन मेटल की रिएक्शन, सॉरी मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ, और इसमें क्या होता है कि मेटल तो लूज करती है इलेक्ट्रॉन, और उस लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन करता है, नॉन मेटल्स। तो इनके ऊपर चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये लूज कर रही है, ये गेन कर रही है, चार्ज बन जाते हैं, तो मतलब आयंस बन जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो लूजिंग और गेनिंग से बने हैं वो क्या कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड। और इसमें 3-4 आयनिक कंपाउंड के बनने के प्रोसेस दे रखे हैं, वी विल डिस्कस देम इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो पूरी बहुत अच्छे से देखना। और इसमें एक और चीज़ थी कि जो एल्यूमिनियम होती है ना, एल्यूमिनियम अपने ऊपर, जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो एल्यूमिनियम अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जमाती रहती है, और वो ना खराब नहीं होती, दूसरे कोरोजन से बचाती रहती है, जिसको कहते हैं एनोडाइजेशन। तो एल्यूमिनियम क्या करती है, एल्यूमिनियम अपने ऊपर ऑक्सीजन की लेयर जमाती रहती है, जो कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। और ये जो आयनिक कंपाउंड्स है, वी विल डिस्कस देम इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू।